आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं कवीन सचान। आप सबका अभिनंदन है। और आज बात एक बेहद अहम मुद्दे की। अबू धाबी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वैश्विक शांति और भाईचारे पर जोर दिया और आतंकवाद पर दो टूक कहा कि कुछ देश आतंकवाद को पालने में लगे हैं। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग बंद होनी चाहिए क्योंकि बढ़ता आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने साफ किया कि लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा की तरह OIC के संस्थापक सदस्य देश पाकिस्तान ने भारत को आमंत्रित करने का बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। 57 सदस्यों वाले OIC के मंच पर भारत पिछले करीब 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार वहां पर मेहमान के तौर पर शामिल हुआ, जिसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और पाकिस्तान को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आज समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए कि इसके मायने क्या हैं और साथ यहाँ से जो संदेश है वो क्या इशारा कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत प्रभुदयाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान रेजल हसन लस्कर हैं, एसोसिएट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स में। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर AK पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज JNU से। आपका भी स्वागत है। और हम चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं कि 50 बरस के बाद जब कोई भारतीय विदेश मंत्री इस मंच पर आज पहुंचा तो उन्होंने आतंकवाद या आतंकवाद के समर्थन को लेकर क्या साफ बयान दिया है। Your Highness and Excellencies, if we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. Terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. प्रभुदयाल जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। इस मंच पर भारत के विदेश मंत्री का होना और पाकिस्तान का ये कहना क्योंकि भारत शामिल हुआ इसलिए आप वो नहीं शामिल हो रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और इस मंच से जहाँ पर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता रहा है, वहाँ से आतंकवाद के मसले पर दो टूक मैं कहूँ कि विदेश मंत्री का बयान। कवीन जी, मेरा तो ये मानना है कि जब OIC की 1969 में स्थापना हुई तब से ही भारत को इस संगठन में होना चाहिए था। जब पहली समिट ऑर्गेनाइज हुई थी 1969 में, रबात में हुई थी और इंडिया को इनवाइट किया गया था। इंडिया का डेलीगेशन फखरुद्दीन अली अहमद साहब लीड करने जा रहे थे। उनके पहुंचने के पहले हमारे एम्बेसडर वहां पर जो थे रबात में, सरदार गुरबचन सिंह, वो टेम्पररी लीड कर रहे थे, लेकिन यहिया खान ने इस बात पे बहुत हंगामा मचाया और यहाँ तक कि कहा कि मैं तो इसको समिट को बॉयकॉट कर दूंगा वगैरह वगैरह। और उस टाइम पे पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश था, मुस्लिम देश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो बाकी लोगों ने पाकिस्तान के बाहर होने को अच्छा नहीं समझा और पाकिस्तान की जिद से भारत को उस समिट में इनवाइट करने के बावजूद पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा है कि किसी तरह से इंडिया को OIC में आने न दें और जो भी बयान कश्मीर वगैरह के मुतालिक OIC से हो वो एक तरफा हो, क्योंकि भारत उसमें है ही नहीं। अब देखिए, उस जमाने में इसका नाम था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी हो तभी उस कंट्री को शामिल किया जाए OIC में। भारत में जो मुस्लिम समुदाय की जो तादाद है वो दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे है, तीसरे के आसपास है। हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो और कंट्रीज की मुस्लिम कम्युनिटी से किसी सेंस में कम नहीं। आप देखिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हर क्षेत्र में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत आगे है, हर तरह से प्रोग्रेसिव है और सक्सेसफुल है।
पाकिस्तान लेकिन इसी बात पे जिद पे रहा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में माइनॉरिटी है, इसलिए इसको ओआईसी में शामिल नहीं होना देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यूएई ने बड़ा सही कदम उठाया कि भारतवर्ष को इस फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में इनवाइट किया, और पाकिस्तान इस बात पे फिर अड़ गया कि अगर जब वो, क्योंकि इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर उसमें इनवाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर, तो कुरैशी साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे, और उनकी सीट सबने देखा आज टेलीविजन कवरेज में वो खाली थी, क्योंकि उनको ये पता था कुरैशी साहब को कि अब जो है ओआईसी का रुख टेररिज्म के मुतालिक थोड़ा सा सख्त होता जा रहा है। टेररिज्म से इस्लामिक कंट्रीज बदनाम हो गई हैं, क्योंकि ये समझने जाने लगा है क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ा है टेररिज्म, विच इज नॉट करेक्ट। सबसे ज्यादा सफर खुद मुस्लिम कंट्रीज कर रही हैं बिकॉज ऑफ द टेररिज्म जो कि इधर उधर से उत्पन्न होता है। तो पाकिस्तान जो है वो एक तरह का गढ़ है, एक तरह की जड़ है इस टेररिज्म की, और बहुत सी और कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान को कितना नुकसान हुआ, हमको तो हुआ ही हुआ, ईरान को नुकसान पहुंच रहा है। आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब पुलवामा पे अटैक हुआ था, उसी के लगभग आसपास वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बस पे अटैक हुआ, 27 मरे थे। तो ये जो टेररिज्म उत्पन्न हो रहा है और फैल रहा है, इससे सब कंट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, और ओआईसी ने इस बारे में अब सख्ती दिखानी शुरू की है। और ये बहुत उचित था कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह अबू धाबी में इनवाइट किया गया, और उन्होंने अपने बयान में कहा, टेररिज्म का जिक्र किया, किसी कंट्री को नेम नहीं किया, लेकिन समझने वालों के लिए कविन जी इशारा काफी होता है। रिजाल, जिस तरीके से इस संगठन की अपनी महत्ता है, जो इसका वजन मैं कहूँ कि दिखता है, और उसमें भारत का एज अ गेस्ट वहाँ पर आमंत्रित किया जाना, ये क्या संदेश देता है? किस तरीके से राजनयिक प्रयासों का इस वक्त मैं कहूँ कि उसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं आपकी नज़र में? जी देखिए, जब ये इनविटेशन आया था, आप अगर यूएई का जो स्टेटमेंट था उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ दो चीज़ें लिखी गई थी। एक ये कहा गया था कि हम इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेज पे जो अभी स्टैंडिंग है उसको देखते हुए हम बुला रहे हैं उनको। दूसरा उन्होंने कहा था हम इंडिया को इस वजह से बुला रहे हैं क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट इस्लामिक कंपोनेंट है। ये दो चीज़ें यूएई के स्टेटमेंट में थी, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट था। तो ये एक आपको एक मतलब एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस वजह से इंडिया को बुलाया जा रहा है। दूसरा बात है, देखिए लोग बहुत बार ये कहते हैं कि देखिए यूएई ओआईसी से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ख़िलाफ़। ये सब माजी की चीज़ें हैं। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आप देखें ओआईसी के जो 56-57 जो भी मेंबर्स हैं, सीरिया सस्पेंडेड है अभी फ़िलहाल, जो मेंबर्स है, जो इंडिविजुअल मेंबर्स है, उनके साथ इंडिया का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप किसी भी बात पे देख लीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ। यूएई से देखिए जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्सट्रेडिशन हुए हैं। दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वेस्ट एशिया की तरफ आप देखें, मुस्लिम कंट्रीज़ अलग भी है। इंडोनेशिया के साथ देखें हमारे अच्छे ताल्लुकात है, दूसरे कंट्रीज़ है जो एशिया में है उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश के साथ देखें, बांग्लादेश ने खुद प्रपोज किया था कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। देखिए मैं कहता हूँ रशिया जो है उसमें कितने मुस्लिम्स है, कुछ 16 मिलियन या 20 मिलियन मुस्लिम्स है, रशिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। हमारे इस मुल्क में 180-190 मिलियन मुस्लिम्स है। अगर रशिया ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो इसी से आप देख सकते हैं। और दूसरा है, वेस्ट एशिया में देखिए 8 मिलियन मुस्लिम्स, 8 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया से $11 बिलियन रेमिटेंसेस हर साल। तो ये सब आपको एक अंदाज़ा देता है मतलब कि कितने मतलब गहरे, कितने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है। इसी वजह से ये एक शिफ्ट हो रहा है। पाशा साहब, ओआईसी में भारत को जैसा कि कहा रिजाउल ने कि ऑब्जर्वर की भूमिका में होना चाहिए, आमंत्रित जो किया गया, हम शुरुआत के तौर पर अगर देखें किस तरीके से ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता नज़र आ रहा है और इसके पीछे के कारण क्या दिखते हैं? देखिए, ये निमंत्रण बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक ही, हमको जब 69 में रबात कॉन्फ्रेंस में निमंत्रित किया गया था तो हम वहाँ ऑफिशियली पार्टिसिपेट किए और हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके। और
पिछले 50 सालों से पाकिस्तान की रणनीति से हमको आइसोलेट करने की उसने पूरी कोशिश की इस्लामिक दुनिया से। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो सक्सेस है, हमने एक इस्लामिक देश को बायलैटरली टर्की से, सऊदी अरेबिया से, इमारात से, मिस्र से, मोरक्को से और हर मुमकिन जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का, बायलैटरल पॉलिसी पे हम महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं और उसके कारण ये हम इस नतीजे पे हम यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नहीं, हमारे वर्कर्स के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे वर्कर्स खाड़ी में हैं वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमारात को, सऊदी अरेबिया को या ओमान को या बहरीन, कतार या कुवैत को, वो ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन उनके डेवलपमेंट में इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी मुस्लिम देश हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स भेजे हैं, चाहे वो गोलान की पहाड़ी हो, लेबनान हो या दूसरे अन्य शहर में, मिस्र में हो या इराक कुवैत के तनाव में हो या दूसरे अन्य हॉटस्पॉट्स में जो है काफ़ी कुछ हम सोल्जर्स भेजे हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तहत। और तीसरा यह है कि साइंस एंड डेवलपमेंट में हमें काफ़ी इस्लामिक देशों के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन में बहुत कुछ हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ में शेयर किया है। और जो स्टूडेंट्स हैं 55-56 देशों से हज़ारों की तादाद में इंडिया में आके पढ़ते हैं वो, और उनको एक आइडिया है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है जहां मुसलमान भी इक्वल पार्टिसिपेट है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, प्रोटेक्शन है, वो हर मुमकिन दिया जा रहा है। हालांकि कुछ घटनाएं ये भी हुए हैं जो कि सभी मुस्लिम देशों में भी हो रहा है, चाहे जैसा कि ईरान में या कुर्दों के ख़िलाफ़ या शियाओं के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया में या बहरीन में या दूसरे अन्य देशों में। तो ये कुल मिला के हमने बायलैटरल अप्रोच जो अपनाया था उसकी सफलता अब मिली है और इसको आगे हमको बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान जो OIC में हमें अक्यूज़ करता था कि कश्मीर में उल्लंघन हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, हर साल 3-4 रेजोल्यूशंस पाकिस्तान की वजह से हमारे ख़िलाफ़ वहाँ लिए जाते थे और 2003 तक भी सऊदी अरेबिया और इमारात भी उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद से एक बर्ताव चेंज आता आ रहा है और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सफलता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। अगर हम पाकिस्तान के एंगल से देखें, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा मंच है जहां पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ, बिल्कुल ठीक कहा बादशाह साहब ने, कि एक मुहिम चलाने की कोशिश करता था और उसे एक समर्थन के तौर पर इस मंच से हमेशा यकीन था कि यहाँ समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन इस बार भारत को आमंत्रित करने को लेकर उसकी बात नहीं मानी गई। अब इस मंच से जिस तरीके की उसकी दूरी दिख रही है, या फिर जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को नकारते नजर आ रहे हैं, उसकी बात, उसकी जिद को, इसके संकेत पाकिस्तान के लिहाज से क्या हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीक़े से देखूंगा। ये हमारे लिए एक सक्सेस है, लेकिन आप एक चीज़ मत भूलिएगा, पाकिस्तान का अभी भी बहुत बहुत डीप रिलेशंस है जैसे कि सऊदी अरेबिया के साथ। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो जाके सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड है, वहाँ पे ट्रेन करते हैं, कुछ एरियाज़ में वो ऑपरेशनली भी डिप्लॉयड है। UAE के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ है, जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ है, वो उनको ये समझ है कि पाकिस्तान के साथ उनको ताल्लुक़ बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया को और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बैलेंसिंग करना ट्राई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, ये एक सेटबैक रहा है, लेकिन वो अभी भी वो कोशिश करेगा कि कश्मीर को किसी तरह से वो OIC में लाएंगे। कल अगर जो रेजोल्यूशन आता है उसमें अगर कश्मीर का जिक्र होता भी है, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, ये शायद हो भी सकता है। लेकिन हमारे लिए ये एक दरवाज़ा खुला है। लोगों ने ये मतलब उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया का जो नया स्टैंडिंग है। देखिए, जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे यहाँ पे, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने ख़ुद प्रपोज़ किया कि इंडिया के साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम पे करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे इंटेलिजेंस है जिससे आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं, हालांकि देखें पाकिस्तान के साथ भी उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन ये एक शिफ्ट जो हो रहा है, इसका एक मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे एक शिफ्ट हो रहा है।
तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हम ये बिल्कुल हमें नहीं कहना चाहिए कि देखे हमने तो पाकिस्तान के OIC से निकाल ही दिया, देखे वो आया ही नहीं है। आपने को OIC में एक दरवाज़ा खुला है, हमारा दरवाज़ा खुला है। लेट अस फोकस ऑन इंडिया। पाकिस्तान जो करना चाहता है वो करने दे। आप हमारा जो रिलेशंस है, जो हमारे अच्छे ताल्लुकात है OIC के मेंबर्स के साथ, बहुत सारे मेंबर्स के साथ, इसको हम और मजबूत करें, इसको आगे लेके जाए। इंडिया अगर हो सकता है ऑब्जर्वर बन सकता है तो बने। लेट अस नॉट लुक एट इट थ्रू द पाकिस्तान प्रिज्म। रुद्रलाल जी, दो बहुत अहम बातें जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूँगा कि वाकई अहम है कि जब तक मोनोपोली एक तरीके से इस मंच पर पाकिस्तान की दिखती थी, वहाँ पर हमें एक पतला सा सकरा सा रास्ता दिखा है, मिला है, और जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा, जो बायलैटरल हमारे रिलेशंस थे इन जो भी मेंबर्स कंट्री हैं, उसके साथ हमारे रिश्तों की मजबूती ही ऐसे मंचों पर हमें आगे ले जाने में एक मददगार के तौर पर दिख रही है, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। देखिए, रज़ाउल हसन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि OIC मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना चाहती हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ अगर उनके रिश्ते मजबूत रहें तो वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते ना रख सके। वो दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती हैं, और इसीलिए हमारी विदेश मंत्री को निमंत्रित किया गया। और जैसा आपने कहा, एक पतला सा रास्ता हमको OIC की तरफ मिला है। ये भी सच है कि OIC में जो रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं, और अगर एक कश्मीर पर रेजोल्यूशन होता है तो वो इस वजह से भी होगा क्योंकि हमेशा से होता आया है, और पाकिस्तान इस बात पर जोर देगा और अड़ा रहेगा कि कश्मीर पर रेजोल्यूशन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं OIC की, वो जो लैंग्वेज है रेजोल्यूशन की उसको डाइल्यूट करेंगी अगर रेजोल्यूशन पास हो तो। अब जहाँ तक ये दोनों कंट्रीज़ के आपस के झगड़े, इंडिया पाकिस्तान के जो आपस के जो मसले हैं, ये OIC कंट्रीज़ इनको सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। आप ये देखिए कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो जब आए पाकिस्तान गए, फिर वापस गए, फिर इंडिया आए, और उनकी ये कोशिश जाहिर हो रही है कि दोनों मुल्कों में तनाव वो कम कराएं। और अभी हाल में जो शूटिंग डाउन ऑफ इंडियन मिग हुआ, उसका पायलट, तो ये न्यूज़ में आ रहा है कि वो वहाँ के सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए, उन्होंने एक रोल प्ले किया इस टेंशन को कम करने के लिए। तो ये OIC की कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे पुराने रिश्ते हैं और तंदुरुस्त और मजबूत होते जा रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि उनका जो अच्छा उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं भारतवर्ष के साथ, वो पाकिस्तान उनको उन अच्छे ताल्लुकातों से अलग खींचने की कोशिश करे। और ये ज़रूर है कि बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें नए नए तरह की टेक्निक्स हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है ये एक सुपर पावर माना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बायो मेडिसिन में, और कई जो नए वैज्ञानिक क्षेत्र हैं। आप ये देखेंगे कि ये सब बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में भारतवर्ष के जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है उनको तालीम दे रहे हैं। तो हमारे साथ रिश्तों से वो जो OIC के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उम्मीद रखती हैं कि वो जो आगे बढ़ना चाह रही हैं उसमें उनकी सहायता होगी। पाकिस्तान भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, पहले से रहा है, तो और मेंबर है उनका, तो उनके साथ वो ये नहीं कि तोड़ लेंगे रिश्ते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जो है हमारी कोशिश ये रहनी तवज्जो मिलनी शुरू हो गई उस मंच पर, तवज्जो में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि पूरे संगठन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते बनते रहें। रज़ाउल, अब मैं आता हूँ बयान पर, जिस तरीके से, क्योंकि पहला संबोधन वहाँ पर भारत की ओर से विदेश मंत्री का, और दो अहम बातें जो मैंने पूरी स्पीच उनकी सुनी, आतंकवाद को लेकर उन्होंने साफ किया कि नाम नहीं लिया हालांकि, लेकिन दूसरा कि आतंकवाद की लड़ाई किसी एक मजहब या मजहब के साथ उनके विरोध या टकराव को लेकर नहीं है। ये जो दो संकेत या दो जो संबोधन की मेन बातें हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और यहाँ से अगर मैसेज की बात करें तो इस संगठन में क्या है? मैं एक और चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे शायद तीसरा पैराग्राफ में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे एक जो कल्चर है इसके वजह से इंडिया के मुस्लिम्स बहुत ही कम रेडिकलाइज और एक्सट्रीमिज़म की तरफ, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म की तरफ गए हैं। जी। तो ये भी एक बड़ा अहम बात है। और
ये बड़ा नुआंस्ड, बड़ा बैलेंस्ड स्पीच था। जिसने भी ये स्पीच लिखा है, बड़ा, मैं उनको मतलब आई कॉम्प्लीमेंट हिम। इसमें कुरान शरीफ का भी जिक्र था, इसमें ऋग्वेदा के भी जिक्र था, गुरु नानक साहब के भी जिक्र था। तो एक जो इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है और जिसको यूएई ने मतलब जिसका जिक्र किया था उनके स्टेटमेंट में, तो वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो ये एक बड़ा अच्छा नापा तोला स्पीच था, बड़ा बैलेंस्ड। और टेररिज्म, देखें, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। इस खित्ते में हमें पता है किस मुल्क में टेररिज्म के स्ट्रक्चर्स है और कहाँ डिसमेंटल होना चाहिए। उन्होंने जो कहा वो एकदम साफ साफ कह दिया। तो ये मैं समझता हूँ जो मैसेजेस देने चाहिए थी। देखिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सिर्फ इनॉग्रल सेशन में ही अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो सारे मीटिंग में होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन जो हमें मैसेज देना था वो मैसेजिंग हो गया है। पाशा साहब, जो मैसेजिंग जो कह रहे हैं रिजॉल्व की बहुत अहम है कि मैसेजिंग, क्योंकि शुरुआती उसमें संबोधन था, इससे बेहतर मैसेज दिया जा सकता था। जो बातें कही गई भारत को लेकर या भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर और दुनिया में बढ़ते आतंकवाद को लेकर। देखिए, ओआईसी में जो भी पिछले 30-40 साल से जो रेजोल्यूशंस हुए हैं वो कश्मीर पे हुए हैं और बाबरी मस्जिद पे हुए हैं, अयोध्या के मसले पे, और हिंदुस्तान में जो भी कम्युनल वायलेंस पे हुआ था, हर मुमकिन मुद्दे पे उन्होंने रेजोल्यूशन इंडिया के ख़िलाफ़ बाकायदा रूटीनली पास करता गया। वहाँ जो कंसेंसस मॉडल है, लेकिन प्लीनरी में पूछा जाता था कि अगर कोई मेंबर इस रेजोल्यूशन को अपोज करता है या कुछ और टिप्पणी करता है तो वो बता सकता है, लेकिन कोई नहीं करते थे। लेकिन फ़ौरन बाद न्यू दिल्ली यहाँ आके एक्सप्लेन करते थे कि हमारी पॉलिसी ये है, सिमला एग्रीमेंट है, हम भारत की नीति को सपोर्ट करते हैं बोल के। लेकिन हमें ये चौकन्ना रहना चाहिए कि आगे हमारे पॉलिसी कश्मीर हो या दूसरे मुद्दे पर हो, क्या वहाँ ओआईसी करते हैं और किस तरह सऊदी अरेबिया, इमारात, तुर्की, जॉर्डन, मोरक्को, ये देश कैसा वहाँ अपनाते हैं हमारे अंदरूनी मामले में जो मदाखलत करते आ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैं साहब बहुत संक्षेप में चाहूँगा, जो सुषमा जी ने कहा वहाँ पर उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने रखा, बहुत नपे तुले शब्दों के साथ, वो पूरा संदेश, जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद। नहीं, उन्होंने इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए कि उसमें मैं क्या ऐड करूँगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा रास्ता खुला है, बहुत अच्छी पहल हुई है और इस पे हमको आगे काम करते रहना चाहिए। पाकिस्तान अगर इसमें अड़ंगे लगाए तो मुझे उम्मीद है कि ओआईसी कंट्रीज़ खुद ही उन अड़ंगों को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ताउन के रास्ते अनेक हैं और वो हमको सबको बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ, हम जो पिछले हफ्ते से बात कर रहे हैं पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात जो कर रहे हैं, ये पहला कदम है उस खातिर। उसका पहला आप कह रहे हैं कि दिख रहा है कि पहली जगह पे जहाँ हुआ। बहुत इंटरनेशनल लेवल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था आतंकी मसूद अजहर पर शिकंजे को लेकर। हरीश लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी हमेशा से अपने शो में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो निष्पक्ष होते हैं और साथ ही राज्यसभा टीवी लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाता है, जिससे हमारी समझ में वृद्धि होती है। किरण लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी सतर्कता के साथ अपना पक्ष रखने वाला टीवी चैनल है, जो मुद्दों से भ्रमित किए बिना अच्छी चर्चा को दिखाता है, जो सभी को बहुआयामी दृष्टि प्रदान करता है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।